Nurturing excellence. गुड इवनिंग एवरीवन। अबेकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज शुरू करने वाले साइंस के कुछ टॉपिक, जनरली साइंस के बेसिक टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। साइंस के कुछ बेसिक टॉपिक्स को अपन आज स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्या होती है, जूलॉजी क्या होती है, बॉटनी क्या होती है, इनके साइंटिफिक नाम किसने दिए, नोमेनक्लेचर किसने दिया, इनके बारे में किसने कब खोज की, प्लांट्स को किसने सबसे पहले खोज किया, स्टडी किसने की प्लांट्स की, एनिमल्स की स्टडी की किसने की। तो कुछ बेसिक टॉपिक्स लेके आज हम यूट्यूब चैनल पे आए हैं। तो आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। तो आज का हम पहला बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी का मीन क्या होता है। जिस वर्ड के आगे बायोलॉजी का मीन क्या होता है, जूलॉजी का मीन क्या होता है। जिस वर्ड के आगे लॉजी लग जाता है, लॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड की क्या करना, किसी प्लांट या एनिमल की क्या करना, स्टडी। जू मतलब क्या होता है, हम जो एनिमल्स होते हैं, मतलब कि जू की स्टडी करना, मतलब कि एनिमल्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, जूलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो बायो के बारे में पढ़ने की बायोलॉजी को सर्वप्रथम किसने डिस्क्राइब किया था, लेमार्क ने। ठीक है। तो अपन को ये वर्ड याद रखने, सबसे पहले बायोलॉजी को किसने डिस्क्राइब किया था, किसने किया था, लेमार्क ने। ये क्या है, ये एक साइंस की एक ब्रांच है, मतलब इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, लेमार्क ने। ठीक है। इट मेनली इंक्लूड बॉटनी, मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी का मीन्स क्या हुआ, स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जूलॉजी का मीन क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, एनिमल्स की स्टडी करना कहलाता है जूलॉजी, और प्लांट्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, बॉटनी। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया था, वो किसने बताया था, एरिस्टोटल ने। फर्स्ट टाइम प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब कि फर्स्ट टाइम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में किसने बताया था, एरिस्टोटल ने। इसको क्या जाना जाता है, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब इसको बायोलॉजी का पिता कहा गया। ठीक है। इसको जूलॉजी का पिता भी कहते हैं, मतलब इसी ने जूलॉजी की भी स्टडी की थी, मतलब जानवरों के बारे में भी इसी ने बताया था, इसलिए इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। मतलब कि एक ही चीज के दो पिता हो गए, मतलब इसने दो चीजों की खोज कर दी, इसलिए दोनों चीजों के एक ही पिता हो गए। कहने का मतलब ये कि इसको फादर ऑफ जूलॉजी भी कह सकते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। थियोफेस्टस क्या है, थियोफेस्टस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, मतलब इसने जो बॉटनी है उसकी स्टडी की थी, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में इसने खोज की थी, इसलिए इसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं, तो आगे चलते हैं। ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब कि इनका नाम कैसे दिया गया, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया गया। जैसे कि ह्यूमंस के नाम दिए जाते हैं, वैसे ही एनिमल्स के नाम दिए गए, इनको नाम किसने दिया, इनकी साइंटिफिक खोज किसने की, तो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जो कार्लस लीनियस है, ठीक है, कार्लस लीनियस है, उसने इसका नोमेनक्लेचर किया था, मतलब बायनोमियल, मतलब किसी भी जो भी एनिमल्स है या प्लांट्स है उसका दो नामों से उनका नामकरण करना, मतलब उसको नाम देना। जैसे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने किया था, कार्लस लीनियस का बायनोमियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जीन्स एंड उनकी जो जीन होते हैं वो उनकी जो स्पीसीज होती है उनके आधार पर उनका बायनोमियल नोमेनक्लेचर किया था, मतलब उनको नाम दिया था। जैसे कि अपन ह्यूमंस का क्या नाम दिया गया था, होमोसेपियंस का मतलब कि सेपियंस मतलब समझदार, चतुर, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस। मतलब ह्यूमंस का नाम बायोलॉजिकल जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो क्या है, होमोसेपियंस। जैसे कि अपन यहाँ पे देखे कुछ साइंटिफिक नेम देखते हैं, जैसे कि कोबरा का जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, नाजा। ठीक है, नाजा। अब इसमें से कुछ चीजें हैं जो अपन को काम आने वाली है, कुछ नहीं जो अपन को याद रखने वाली है, तो अपन यहाँ देखते हैं। ठीक है। जैसे कि लोयन हुआ, टाइगर हुआ और लियोपोर्ड हुआ, इनकी क्या है, जो फैमिली है वो क्या है, पैंथेरा। ठीक है। लेकिन इनका जो जीन्स है वो क्या है, लियो, टाइग्रस और पेडस। ठीक है। ऐसे ही देखते हैं अपन डोका क्या है, कैनिस फेमिलियस। ठीक है। ऐसे ही हनी बी का देखे तो एपिस मेलिफेरिया। ठीक है। अपन इन कुछ चीजों के नाम जो नोमेनक्लेचर दिए गए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिए गए, ये चीजें अपन को याद रखने लायक है। तो अपन मेनली क्या याद रखना है, लोयन, टाइगर और लियोपोर्ड
और डॉग का, ठीक है, जिसे कोबरा का दे दिया गया नाजा नाजा, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, आगे अपन देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अपन आगे पढ़ेंगे क्या क्लासिफाई किसने किया, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किसने किया, उनको नाम कैसे दिया गया, किसने क्या नाम दिया गया, किस आधार पे क्लासिफाई किया गया, ठीक है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं व्हिटेकर ने क्या 1969 में क्या किया था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया 5 किंगडम्स में। 5 किंगडम्स में देखिए उनको फैमिली के आधार पे, उनके किंगडम के आधार पे, जीन्स के आधार पे, स्पीसीज के आधार पे उनको क्या किया क्लासिफाई। मोनेरा हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, फंगाई हुआ, प्लांटी हुआ और एनिमेलिया हुआ। जो मोनेरा है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, मतलब इसमें एक ही सेल होती है, जबकि प्रोटिस्टा है वो मल्टी सेलुलर है, इसमें अलग अलग सेल होती है, लेकिन ये बहुत ही छोटी होती है, जो अपन क्या करते हैं माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसलिए इसको भी क्या किया गया, इसको भी एक यूनिसेलुलर कहा गया। फंगाई हुआ, प्लांटी हुआ, एनिमेलिया में कौन आगे, सारे जानवर आगे, प्लांटी में क्या आगे, जो प्लांट्स होते हैं वो गए। फंगाई जो क्या करते हैं, जो ना तो ये प्लांट्स में आते हैं, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया है, मतलब इनको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किससे होते हैं, मिट्टी वगैरह इनसे मिलते हैं, ठीक है। ये किसी एनिमल या किसी भी प्लांट पे डिपेंड नहीं रहते हैं, सनलाइट वगैरह पे डिपेंड नहीं रहते, ठीक है। तो अपन आगे पढ़ते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब ये इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी, जो अपन अभी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सेल क्या है, जो अपन को ये डायग्राम दिख रहा है वो एक प्रकार का सेल है, मतलब माइक्रोस्कोप में अपन किसी भी टिश्यू सेल को देखते हैं तो वो इतनी क्लियर नहीं दिखती, लेकिन ये अपन ने यहाँ 3D पिक ली है, ठीक है। तो अपन जो किसी भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अपन को ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में दिखेगी, ठीक है। सेल की क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ आर नाउन एज ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल है और बायोलॉजिकल यूनिट है, मतलब कि वो उनकी बेसिक स्ट्रक्चर बना रही है, फंक्शन कर रही है उनका, और बायोलॉजिकल यूनिट है। सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो सेल है वो क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है सेल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है सेल है। Hence the often the referred as the building blocks of life, मतलब कि अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझे बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब कि अपनी जो देखते हैं घर किसका बना होता है, किसके बने, ब्लॉक्स के, ईंट पत्थर से, वो ईंट पत्थर किससे बने होते हैं, शेड्स वगैरह मिट्टी वगैरह के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं ब्लॉक्स। उसी प्रकार जो अपने ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने, सेल क्या है एक छोटे छोटे सेल्स के रूप में ये अपनी बॉडी के ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, मतलब द स्टडी ऑफ सेल की स्टडी क्या कहलाती है, मतलब कि सेल की स्टडी करना क्या कह सकते हैं, सेल ऑफ बायोलॉजी बोल सकते हैं, सेलुलर बायोलॉजी बोल सकते हैं, और मेनली रूप से अपन इसको क्या बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन इसको साइटोलॉजी, मतलब कि सेल की स्टडी क्या कहलाती है, अपन इसको क्या बोल सकते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। मतलब इस वर्ड के आगे क्या आ गया लॉजी, मतलब कि साइटो मतलब सेल की स्टडी करना क्या कहलाया साइटोलॉजी, ठीक है। तो ये वर्ड अपन को ध्यान रखना है कि सेल की स्टडी क्या कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी पे, मतलब कि सेल की डिस्कवरी किसने की। अब अपन ये डायग्राम देख रहे हैं, मतलब ये छोटे छोटे जो सेल्स के टुकड़े दिख रहे हैं, मतलब ये सेल अपन को माइक्रोस्कोप में ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देती है, ठीक है, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे डॉट्स में दिखाई दी। अगर माइक्रोस्कोप अपन इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में अपन को सेल को देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी 1665, मतलब कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने सेल को कहाँ डिस्कवर किया, तो अपन देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसी पेड़ की छाल होती है, मतलब जो पेड़ का छिलका होता है उसको लिया था, उसको लेने के बाद उसने उसको माइक्रोस्कोप में देखा था, उसको माइक्रोस्कोप में ऐसे छोटे छोटे सेल्स के टुकड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं वो दिखाई दिए, तो उसने उसको स्टडी की कि सेल को डिस्कवर किया कि सेल एक छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में होती है। तो सेल को डिस्कवर किसने किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। फिर 1883 में कौन आया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, जो रॉबर्ट ब्राउन अपना उसने क्या किया, वेरी फर्स्ट इंसाइट इनटू द सेल स्ट्रक्चर, मतलब जो सेल के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, जो अंदर की जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अपन को, ठीक है, इसको सबसे पहले किसने प्रोवाइड कराया,
रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कब प्राइवेट कराया इसको? 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको क्या किया? सेल की डिस्कवरी को रॉबर्ट ब्राउन ने मतलब सेल को सबसे पहले देखा, सेल के अंदर इनसाइड की जो सेल की स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1883 में दी, ठीक है। वो उसने कैसे दी? उसने क्या देखा कि सेल के अंदर स्ट्रक्चर है, जो भी ये सेल बनी हुई है उसके अंदर उसने क्या देखा कि ये ये जो है उसके अंदर उसने न्यूक्लियस देखा। क्या देखा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पर उसने डिसाइड किया कि सेल की क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होती है। मतलब न्यूक्लियस के आधार पर उसने डिस्क्राइब किया कि सेल में एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते अपनी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी का मीन क्या निकलता है यहाँ पे, कि सेल थ्योरी देने का क्या मीन निकला, क्यों जरूरत पड़ी अपन को सेल थ्योरी देने की। जो सेल थ्योरी कब दी गई? 1838 में, ठीक है। 1838 में सेल थ्योरी की किसके द्वारा? स्वान और स्लाइडन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? स्लाइडन और स्वान के द्वारा। 1838 में स्लाइडन ने और 1839 में स्वान ने सेल थ्योरी दी। यह सेल थ्योरी किस आधार पे दी इन्होंने? उसकी जो सेल होती है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, उसके आधार पर उसने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी को अपन यहाँ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन यहाँ 2 लाइन से सेल थ्योरी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपन 2 लाइन के आधार पर सेल थ्योरी को समझते हैं। All living organism are composed of cell and products of cell। मतलब कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो सभी all living organism है वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? जो सभी लिविंग कंपोज ऑफ सेल, सेल को कंपोज करते हैं और क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। जो मतलब जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? सेल को कंपोज कर रहे हैं, सेल को प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड लाइन पढ़ते हैं तो क्या? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स। मतलब कहने का मीन क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब कहने का मीन क्या निकल रहा है कि जो सभी सेल्स होती है वो पहले से बनी हुई सेल्स से ही बनती है। मतलब कि जो पहले से जो सभी सेल्स है वो ही नेक्स्ट सेल का क्या कर रही है? उसका निर्माण कर रही है, ठीक है, उसको बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो अपन सेल थ्योरी हो गई, किसने दी, क्या दी? सेल थ्योरी अपने पढ़ी कि क्या दी? स्लाइडन ने दी और स्वान ने दी। अपन को 2 मेनली यहाँ पे क्या याद रखना है? स्लाइडन और स्वान याद रखना है, और ये 2 लाइन याद रखनी है कि सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सो कंपोज ऑफ सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल का निर्माण करते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग, मतलब कि जो सभी सेल्स बनी होती है वो पहले बनी हुई सेल से ही बनती है, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपनी अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अपनी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? मतलब सेल को क्या किया गया? सेल को 2 डिफरेंट सेल में डिवाइड किया। किसके आधार पे? जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके आधार पे सेल को 2 सेल में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी में? सेल में 2 किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस किया गया? अपन को कैसे पता चले कि ये प्रोकैरियोट सेल होती है और ये यूकैरियोट सेल है? जो प्रोकैरियोट सेल होती है ना, जो प्रोकैरियोट सेल, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि यूकैरियोट सेल होती है उसमें क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। और इसमें क्या होता है? यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में फॉल्स न्यूक्लियस होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब अपन यहाँ डायग्राम से समझे कि ट्रू न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस, यूकैरियोट सेल्स और प्रोकैरियोट सेल्स। तो इसमें क्या समझते हैं? जो यूकैरियोट सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियोलस मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और जबकि जो प्रोकैरियोट सेल्स है उसमें न्यूक्लियस, जबकि उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो अपने आगे ज्यादा काम कीजिए। अपन को 2 ही चीज इसमें यहाँ याद रखनी है। प्रोकैरियोट सेल्स में क्या होता है? फॉल्स न्यूक्लियस, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि यूकैरियोट सेल्स में क्या होता है? कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अपन को मेनली यहाँ 2 ही चीज देखनी है कि प्रोकैरियोट सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अपन अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अपन यहाँ पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेल्युलर का मीन क्या है? यूनि मतलब एक सेल से, मतलब उसमें एक ही सेल है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, तो वो एक प्रकार की क्या होती है? सिंगल सेल होती है। मतलब यूनिसेल्युलर क्या होती है? सिंगल सेल होती है। जबकि यूनिसेल्युलर
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ मेनी सेल। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंपोज कर सकते हैं बहुत सारी सेल को, मतलब कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारी सेल को कंपोज तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर क्या होती है, वो एक सिंगल सेल होती है। जहां अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो क्या होती है, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट, ये अपने आप में क्या है, सिंगल सेल। क्या है, सिंगल सेल, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर। पैरामीशियम हुआ, अमीबा हुआ, बैक्टीरिया, यीस्ट, जो अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। अपन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर क्या होती है, मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, मतलब कि उसमें देखे तो एक सेल नहीं होती है, बिलियन सेल्स, ट्रिलियन सेल्स, बहुत सारी करोड़ों सेल्स होती है, ठीक है। अब इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ऑर्गेनाइज कैसे होता है, पहले ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं, और बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या करती हैं, टिश्यू का बनाती हैं, और बहुत सारे टिश्यू, मतलब कि बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन का निर्माण। और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे, बहुत सारे ऑर्गन के अपन समूह हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। और वही ऑर्गन सिस्टम क्या कहलाएगा, अपने बॉडी का ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, ठीक है। अब क्या है, इन ये मल्टी सेलुलर द सेल कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, मतलब कि एक टिश्यू है, टिश्यू से क्या बन रहा है, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से क्या बनाया अपन ने यहाँ पे, ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन से क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनाया, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर क्या है, बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप होता है, जबकि यूनिसेलुलर क्या होती है, सिंगल सेल होती है, मतलब ये वो एक सिंगल सेल है, वो मतलब अपने आप में खुद ही सेल है और एक खुद ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहाँ अपन को क्या ध्यान रखना है कि यूनिसेलुलर का मीन क्या होता है, यूनिसेलुलर का मीन होता है कि वो एक प्रकार की सिंगल सेल है, जबकि अपन यहाँ देखें कि मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का क्या मीन होता है, मल्टी सेलुलर का मीन होता है कि बहुत सारी सेल जो क्या करती है, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। अपन को ये दो चीज मेनली ध्यान रखनी है कि मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कि नेक्स्ट स्लाइड अपन को क्या कहना चाहती है। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में क्या बता रहा है, ये डायग्राम क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है कि ये सेल क्या डिस्क्राइब करना चाहती है। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब वही बात है कि सेल क्या है, बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आर लिविंग थिंग्स से बनी होती है, मतलब कि एक तरीके से देखे जो अपना घर है वो बहुत सारे ब्लॉक से बना है, वो ब्लॉक छोटे छोटे सैंड्स वगैरह से बने। सैंड क्या है, एक छोटे छोटे मिट्टी के कण है, वो बहुत सारे ब्लॉक्स का निर्माण करते हैं। वैसे क्या सेल है, सेल्स क्या करती है, टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है कि जो थ्योरी प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मतलब कहना चाहता है यहाँ की दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, मतलब जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, जो बॉडी की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है वो क्या है, सेल है। मतलब बहुत सारी सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलके क्या कर रही है, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, मतलब कि बॉडी की स्ट्रक्चर प्रोवाइड। टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, मतलब कि जो सेल्स है, जो अपनी बॉडी में सेल्स है, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रही है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रही है, वो ले रही है न्यूट्रिएंट्स फूड से, ठीक है। फूड के बाद में अपन देखते हैं आगे कि जो कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स मिला उनको किससे, फूड से, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा दी। एनर्जी कैरी आउट, उसमें मतलब जो एनर्जी अपन को प्रोवाइड हुई है, मतलब कि जो अपन को एनर्जी मिली है अपनी बॉडी में, वो क्या करेगी, अब एनर्जी है इससे तो नहीं कि अपनी बॉडी में रहेगी, अब वो भी कुछ ना कुछ अपना फंक्शन करेगी, वो अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन करेगी, ठीक है, मतलब कि स्पेशल फंक्शन करेगी। जैसे कि अपनी बॉडी में अलग अलग स्पेशल फंक्शन होते हैं, अपन बोल रहे हैं तो भी अपनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब कि अपनी एनर्जी यूज हो रही है, तो ऐसे स्पेशल फंक्शन करती है। अब अपने एनर्जी के बारे में आगे आप पढ़ोगे फिजिक्स, उसमें आपको एनर्जी के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन करने के लिए अपन को क्या चाहिए, अपन अपनी बॉडी को कोई भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। कोई भी फंक्शन करेंगे तो क्या जरूरत है, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी अपन को, न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, फूड से। फूड क्या सेल कहाँ, सेल ही ले रही है जो फूड से न्यूट्रिएंट से लिए, न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिली, एनर्जी से अपन स्पेशल फंक्शन करें, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं कि सेल्स हैव मेनी पार्ट्स ईच विथ ए डिफरेंस फंक्शन, मतलब कि सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेल के बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन अलग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन अलग होता है, यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन अलग होता है, वैसे सेल्स के भी अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है। सम दीज पार्ट्स, वो बहुत सारे कुछ पार्ट्स में डिफरेंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। आर स्पेशल स्ट्रक्चर परफॉर्म द सर्टेन टास्क विद
द सेल, मतलब कि वो अपनी स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पेशल फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो अपन आगे यहाँ क्या दिखा रहा है, इस डायग्राम में क्या क्या बताया, मतलब कि सेल्स में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या उपस्थित, साइटोप्लाज्म हुआ, सेल में मतलब कि जो सेल की बाहरी लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल को एनर्जी देता है, न्यूक्लियस है ना, और डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको बोलते हैं ईआर, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में, लाइसोसोम, लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल बेग भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बेग, राइबोसोम, राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, तो अपन इनके बारे में भी आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं तो अपनी अपनी अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मीन क्या है कि जो अपन को ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली गई ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है गाइस, क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है, द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द क्या, मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, is found in all cell and separates the interior of the cell from the outside environment, मतलब कि जो सेल है इसको कहाँ खोजा गया, सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, मतलब कि जो सेल का आउटसाइड इन्वायरमेंट है वहां पे इसको खोजा गया, जो क्या होते हैं, इट इज ए सेमी परमेबियल। अब सेमी परमेबियल क्या का मीन क्या होता है, मतलब कि अपन यहाँ देखें कि सेमी परमेबियल, सेमी परमेबल, ठीक है, सेमी परमेबियल का मीन क्या निकल रहा है, सेमी परमेबियल का मीन निकलता है कि ऐसी लेयर, ऐसी मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को अंदर आने दे रही है, कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर निकलने दे रही है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट होने दे रही है, कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर जाने दे रही है, वैसी मेम्ब्रेन सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन कहती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट फॉर द मटेरियल्स इंटेन एक्स, मतलब कि यहाँ बताया कि सेमी परमेबियल, यही वो बात बोल रहा है कि द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है, जो मटेरियल्स है उनको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, मतलब कि एंटर देना और उनको एग्जिटिंग मतलब बाहर निकालना, वो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कर रही है, जो कि क्या होती है, सेमी परमेबियल होती है। यहाँ कहने का मीन निकल रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाई जाती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, सेमी परमेबियल होती है। सेमी परमेबियल का मतलब होती है जो भी मेम्ब्रेन है ये रेगुलेट करिए, जो ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स, मतलब मटेरियल्स को क्या करिए, ट्रांसपोर्ट करिए, मतलब एंट्रिंग और एग्जिटिंग का काम करती है। तो अपन को यहाँ मेनली क्या ध्यान रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबियल होती है, ठीक है, क्या होती है, सेमी परमेबियल होती है, ठीक है। तो अपन अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अगली स्लाइड क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का मीन प्लाज्म अपने पढ़ा था, साइटो, साइटो मतलब साइटो, यहाँ क्या कह रहा है, साइटो का मीन है, साइटो, साइटो का मीन अपने बताया था जब सेल की स्टडी साइटोलॉजी पढ़ा था, साइटो का मीन क्या बताया था मैंने, सेल, ठीक है। प्लाज्म, प्लाज्म मतलब कोई भी फ्लूइड, मतलब कि सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो अपन को ये फ्लूइड दिख रहा है, ये फ्लूइड दिख रहा है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या ये, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अपन ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा होता है, जेली मीन अपन देखे तो एक चिपचिपा पदार्थ, जैसे अपना अपन एग्जांपल ले तो गम, गम को अपन हाथ में ले तो एक चिपचिपा लेयर के रूप में, मतलब एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, जेली लाइक फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोसोल, ठीक है, इस जेली लाइक फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोसोल। और ये क्या होता है, ये सराउंडेड द न्यूक्लियस, जो अपने न्यूक्लियस, जो अपन आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ये न्यूक्लियस होता है ना इसके चारों ओर ही होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसके चारों ओर होता है ये साइटोप्लाज्म। इट इज कंपोज ऑफ वाटर, मतलब ये किस किस चीज से बना होता है, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ये किस किस चीज से बना, किस चीज से बना होता है बच्चों, तो अपन देखते हैं यहाँ ये वाटर से बना होता है, साल्ट से बना होता है, वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं स्पेशल उनसे बना होता है, ठीक है। तो अपन को मेन चीज यहाँ क्या ध्यान रखनी है कि इस जो जेली लाइक फ्लूइड है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ये, और इस जेली लाइक फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोसोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन अगली स्लाइड पे, अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, ईआर,
ER का मीन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब अपन को यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ दिख रही है? तो देखो तो कहाँ दिख रही है अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ट्रांसपोर्ट करती है क्या? फ्लूइड्स का, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे वो क्या कहते हैं? दिस ऑर्गेनिज हेल्प प्रोसेस मॉलिक्यूल क्रिएटेड बाय द सेल, मतलब कि जो ऑर्गेनिज है इसको हेल्प करे क्या? मॉलिक्यूल को बनाने में, मतलब क्रिएट करने में हेल्प क्या करिए? ER, ठीक है। The endoplasm to also transfer this the molecule to their specific destination either inside and मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो बाहर से आने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स और अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या करने का काम करती है? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उनको बाहर जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स होती हैं, जो स्पेशल मतलब जो काम आ सकते हैं, जो इस सेल्स के लिए उपयोगी है, मतलब उस सेल्स को प्रोवाइड का उनको काम आ सकते हैं, उनको अंदर आने का और बाहर जाने के लिए क्या करती है? उनको अवेलेबल होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए ये काम आती है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? गोल्जी एपरेटस। जो सेल का अपन डायग्राम देखेंगे ना, उस जो सेल का डायग्राम देखेंगे, उस सेल के जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है, तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड लाइसोसोम गोल्जी एपरेटस, ठीक है। अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जो सेल का अपन डायग्राम देखे उसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई दिखेगी, ठीक है। उस ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? गोल्जी एपरेटस, ठीक है। जो यहाँ पर सेल में ये ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है किसी सेल में, वहां पे क्या है? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या करता है? कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी इसमें जो सेल में आ रहे हैं या अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स को क्या करने का काम है? पैकेज, मतलब उनकी पैकेजिंग का काम है। मतलब कोई भी अपन प्रोडक्ट्स, अपन एग्जांपल ले, कोई भी प्रोडक्ट्स है उसको अपन को किसी बॉक्स में पैक करना है, तो अपन क्या करें? उसको प्रोडक्ट्स को बॉक्स में पैक। वैसे ही गोल्जी एपरेटस का क्या काम है? कोई भी सेल में मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, उनको क्या काम करती है? ये पैकेज का काम करती है, पैकेजिंग, ठीक है। एक प्रकार का उनको पैकिंग का काम करती है, ठीक है। और उनको क्या प्रोसेस इसकी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बी ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल, मतलब कि उनको ट्रांसपोर्टेड करती है सेल के बाहर, मतलब पैकेजिंग होने के बाद उनको क्या करती है? सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। उनको क्या करती है? सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो अपन अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड अपनी क्या कह रही है? अगली लाइसोसोम। अब अपन ने छोटी क्लास में भी पढ़ा है लाइसोसोम क्या होता है। हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ा कि ये एक प्रकार का सुसाइडल वेग होता है। क्या होता है? सुसाइडल वेग, ठीक है। क्या होता है ये? सुसाइडल वेग मतलब आत्मघाती थैली, मतलब कि अपने आप को, स्वयं को भी मार लेती है। मतलब ये सेल के अंदर होती है तो ये सेल को भी मार देती है। कई बार ऐसी कंडीशन अवेलेबल हो जाती है कि ऐसी कंडीशन परिस्थितियां हो जाती है कि ये सेल को भी अपने आप मार देती है। अब लाइसोसोम का क्या काम है? तो ये क्या करते हैं? दीज ऑर्गेन्स आर द रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ द सेल, मतलब कि जो सेल में गोल्जी एपरेटस वगैरह इनसे जो फ्लूइड आ रहा था, उनको पैकेजिंग हो रही थी, ये सारा जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इनसे जो भी फ्लूइड या जो भी एटीपी निकल रहे थे, उनको पैकेजिंग करने के बाद वो कहाँ जाते हैं? लाइसोसोम में। लाइसोसोम क्या करता है? इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब इनको खत्म कर देता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है सेल में जो बाहर निकल रहे हैं, मतलब कोई भी सेल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, ये जो भी मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, वो गोल्जी एपरेटस क्या करता है? उनको पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग करने के बाद इसको भेजता है कहाँ पे? लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम क्या करता है? इनको डिस्ट्रॉय करता है, मतलब इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर देता है कि ये सेल में किसी काम के नहीं है। बट ऐसी कंडीशन कई बार ऐसी भी हो जाती है, सेल में हर जगह ही ऐसा वेस्ट मटेरियल बहुत हो जाता है, सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, तो बहुत सारा मटेरियल क्या करता है? लाइसोसोम के पास जाता है। अब लाइसोसोम क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, तो उसके पास क्या हो जाता है? वो स्टोर हो जाता है, तो वो धीरे धीरे फट जाती है। मतलब ये इसको आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं? और इसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर हो गया, तो वो स्टोर वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे ये थैली फट जाएगी, मतलब ये लाइसोसोम फट जाएगा, तो ये पूरी सेल को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय, मतलब उसको खत्म कर देगा, ठीक है। पूरी सेल को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। रीड द टॉक्सिक सबस्टेंस, टॉक्सिक मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिसाइकल वोन आउट सेल, मतलब सेल के आउट सेल, मतलब उनको रिसाइकल कर रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? सुसाइडल वेग, जो अपने भी पढ़ा कि इसको आत्मघाती, हिंदी में आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ये पड़ती है तो वो पूरी सेल को क्या करती है? डिस्ट्रॉय, ठीक है, उसको खत्म कर देती है, ठीक है। अब हम अपनी अगली नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप सभी ने तो माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छे से पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या काम आता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम आता है?
एनर्जी प्रोवाइड करा रहा था अपनी बॉडी को, मतलब कि कोई भी फंक्शन कर रहा है बॉडी में तो एनर्जी प्रोवाइड। माइटोकॉन्ड्रिया काम है, जैसे अपन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है हम 2 दिन तक खाना नहीं खाते फिर भी अपनी बॉडी काम करती रहती है, अपनी बॉडी फंक्शन करती रहती है। वो क्यों करती है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपनी बॉडी को एनर्जी। अब एनर्जी किस यूनिट में प्रोवाइड कराता है माइटोकॉन्ड्रिया? आपने सुना होगा एटीपी, एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। ये नाम अपन ने बचपन में सुना होगा, केमिस्ट्री में भी सुना होगा, फिजिक्स में भी, कि इसके कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 38 एटीपी होते हैं, ठीक है। क्या है एटीपी? मतलब ये बॉडी की यूनिट, जो एनर्जी है उसकी यूनिट है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अपन इसके माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स दैट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम फूड इनटू ए फॉर्म द सेल कैन यूज। मतलब कि जो ऑर्गेनेल्स है वो कन्वर्ट करते हैं एनर्जी फ्रॉम द फूड, जो फूड का है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी जो सेल यूज करती है। देयर आर जेनेटिक मटेरियल सेपरेट फ्रॉम द डीएनए इन द न्यूक्लियस। जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो डीएनए वो न्यूक्लियस में क्या रहता है? सेव रहता है, ठीक है। एंड कैन कॉपीज द देमसेल्फ इट इज नाउ एज। अपन अब माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से जानते हैं? जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है उसको किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस। ध्यान रखना बच्चों, किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस। अब माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? एटीपी। अब एटीपी का पूरा नाम क्या है? अपन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि एटीपी की फुल फॉर्म, तो एटीपी फुल फॉर्म अपन को बतानी है एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो अपन में इसमें ध्यान रखने की बातें क्या है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल का, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट क्या है? एटीपी, ठीक है। ये 2 चीजें अपन को इसमें मेन ध्यान रखनी होती है, जो इसको सेल का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, मतलब सेल का इसको एनर्जी का यूनिट खा सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड अपन क्या कह रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड राइबोसोम। राइबोसोम अपन आगे अलग से भी पढ़ेंगे राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। तो अपन यहाँ थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि राइबोसोम होता क्या है। राइबोसोम इज ए इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोथ आरएनए। मतलब कि जो राइबोसोम क्या करता है? इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, किसकी? आरएनए की। एंड प्रोटीन एंड इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है? जो राइबोसोम है, जो ये राइबोसोम छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं तुम्हें सेल में, इनका मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन का, जो प्रोटीन होता है उसका क्या करना? उसको सिंथेसिस करना, ठीक है। उसको क्या करना? सिंथेसिस करना। यहाँ भी बोल रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको सेल की क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सेल की प्रोटीन फैक्ट्री। मतलब कि ये एक सेल के लिए प्रोटीन फैक्ट्री का काम करती है, ठीक है। तो अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम के थ्रू क्या है कि इनका मतलब मीन क्या निकल रहा है, कि ये अपने एग्जाम के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से सही है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अपनी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? लेकिन यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, जो अपनी लाइफ की बेसिक यूनिट है वो क्या है? तो यहाँ क्या कह रहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट क्या पढ़ा था? ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं। सेल मेम्ब्रेन तो सेल की लेयर हो गई। न्यूक्लियस सेल के अंदर हो गया। लेकिन ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ये हो गई, ठीक है। ये लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ऑर्गेनेल्स, ये पूरा ऑर्गेनेल्स हो गया। तो क्या बचा है? ये पूरी सेल। इसको अपन का इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सेल, ठीक है। मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? अपनी बॉडी की सेल है। अगर सेल है तो अपन जिंदा है, वरना अपन डेड है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी ऑफ सेल। अपने अपनी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिल्स है वो अपनी बॉडी को एनर्जी, इन ए सेल मतलब सेल को एनर्जी प्रोड्यूस कौन कर रहा था? अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, गोल्जी एपरेटस तो पाउच बनाता है। लाइसोसोम ये तो खुद एक आत्मघाती थैली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, तो मतलब कि ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया है वही क्या है? रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिस्पॉन्सिबल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अपन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों अपने क्या पढ़ा था? प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम, ठीक है। तो अपन
देखते हैं कि यार राइबोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस नहीं आएगा, वैक्यूल नहीं आएगा, क्लोरोप्लास्ट तो वैसे ही नहीं आएगा, तो यहाँ है राइबोसोम। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइबोसोम। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी पे। विच ऑर्गेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस इन ए सेल, मतलब कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है सेल में उनको डिटॉक्सिफाइन करना, उनको डिस्ट्रॉय करना किसका काम है, फर्स्ट में ही दे दिया लाइसोसोम, अपन ने पढ़ा था, इसको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। तो क्या आएगा, लाइसोसोम। तो राइट आंसर क्या जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेन इज इन्वॉल्व स्टोरिंग वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट सेल। क्या आएगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है इनको स्टोर करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में कौन करता है, गोल्जी एपरेटस तो करता नहीं, लाइसोसोम भी नहीं करता, न्यूक्लियस भी नहीं करता, तो क्या बचा, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल क्या करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट सेल के उनको स्टोर करता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेल की शेप को मेंटेन करना, मतलब कि जो सेल है उसकी शेप है उसको बिगड़ने से बचा रहा है, मतलब कि जो ये सेल है उसको ऐसी की ऐसी रखने में, मेंटेन करने में कौन सा ऑर्गेनेल सपोर्ट कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो ये तो वैसे भी नहीं है। साइटोप्लाज्म तो वैसे ही एक फ्लूइड है तो वैसे नहीं हो सकता। न्यूक्लियस तो खुद एक बीच में सेल के बीच में होता है तो वैसे नहीं हो सकता। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, जो भी ये सेल है उसकी आउटर कवरिंग हो गई, मतलब कि ये कवर कर दिया एक प्रकार से, ये प्रोटेक्ट कर, जैसे कि अपन देखे कोई भी अपनी मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन को कौन ग्लास कवर कर रहा है, अपना मोबाइल का ग्लास, वैसे ही सेल को कवर कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, तो वही यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग से दे रखा है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन प्लांट सेल, मतलब कि जो प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट सेल में क्या, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, हिंदी में बोले तो हरित लवक। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये रिस्पॉन्सिबल कन्वर्ट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो वैसे भी नहीं होगा, राइबोसोम तो आपको पता है नहीं होगा, वैक्यूल अपन ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वैसे ही नहीं होगा, तो यहाँ क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो राइट आंसर क्या जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यहाँ वर्ड पे ध्यान रखना बच्चों, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, किसमें, लीवर सेल्स में। तो कौन करता है, लीवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन आ गया और सिंथेसिस आ गया। गोल्जी एपरेटस तो आपने पढ़ा था, नहीं करता, राइबोसोम नहीं करता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वैसे ही नहीं करती, तो क्या पड़ता, पेरोक्सीसोम। तो ये क्या काम करता है, पेरोक्सीसोम क्या काम करता है, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, मेन वर्ड ध्यान रखना, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, किसमें, मेन चीज क्या है, ये यहाँ क्या बोल रहा है कि किसमें, लीवर सेल्स में। ठीक है, लीवर सेल्स में क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का कौन, पेरोक्सीसोम। अब ये आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो सर ने पढ़ा है नहीं, लेकिन बच्चों ये आपके आएगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, तो आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, पेरोक्सीसोम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अब अपनी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, प्रोटीन का सिंथेसिस थोड़ी देर पहले पढ़ा था। न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं, गोल्जी एपरेटस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और लाइसोसोम ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो क्या बचा अपना, राइबोसोम। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं।
विच ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। अब यहाँ देखे तो राइबोसोम का प्रोडक्शन कौन करता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि राइबोसोम, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का प्रोडक्शन कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो नहीं करता, नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो वैसे ही प्रोडक्शन नहीं करता राइबोसोम का। गोल्जी एपरेटस, ये तो पाउच पैकेजिंग का काम करता है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। तो बचा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अपन यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा अपना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER अपना यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या कह रही है। विच ऑर्गेन रिस्पॉन्सिंग ऑफ पैकेजिंग। देखो वहीं से वो वापस वही क्वेश्चन घुमा के दे रहा है आपको, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। विच ऑर्गेन इज रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए, पैकेजिंग एंड स्टोरिंग प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल। सेल का क्या करना, ट्रांसपोर्ट। अब न्यूक्लियस तो आपको पता है नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, गोल्जी एपरेटस बताओ होगा या नहीं होगा, होगा। गोल्जी एपरेटस से तो क्या करता है, पैकेजिंग करता है सेल की, जो भी वेस्ट मटेरियल या जो भी है उनको क्या करता है, पैकेज करता है, ठीक है। तो यहाँ अपना क्या राइट आंसर क्या जाएगा, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म कंटेन्स एंजाइम नेसेसरी फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपन ने कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या एंजाइम नेसेसरी, नेसेसरी मतलब आवश्यक है, जरूरी है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब कि जो सेल के अंदर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है। वैक्यूल तो एंजाइम होता नहीं तो इसको हटा दो, न्यूक्लियस नहीं होता इसको भी हटा दो, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इसको। एंजाइम लाइसोसोम, लाइसोसोम को अपने क्या कहा था, सुसाइडल वेग, क्या कहा था, सुसाइडल वेग, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, लाइसोसोम, क्या जाएगा, लाइसोसोम, ठीक है। तो अपन अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे भी और बढ़ते हैं। विच ऑर्गेन इज ऑफ्टन रेफर टू एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री, क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रोटीन फैक्ट्री रेफर कौन कर रहा है, क्या था, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला था, न्यूक्लियस को बोला था क्या, बताओ बच्चों, बोला था क्या, नहीं। गोल्जी एपरेटस को बिल्कुल नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस बोला था अपन ने, ठीक है, क्या बोला था, पावर हाउस। तो अपना राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, राइबोसोम, राइट आंसर क्या जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑर्गन कॉमनली नाउ एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर से वही क्वेश्चन घुमा के अब क्या दे दिए यहाँ पे, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस क्या है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बहुत ही इजी है कि सेल का पावर हाउस क्या है, जो क्या कर रहा है, रोल इन एनर्जी, एनर्जी में अपनी भूमिका दे रहा है, मतलब कि जो मेनली क्या काम आ रहा है, कौन अपना अहम योगदान दे रहा है जो एनर्जी के लिए, कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड समटाइम्स कॉल्ड द सुसाइडल वेग। वही क्वेश्चन अपन फिर से घुमा के दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, दो लाइन दे दिया, क्या इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी दे दिया, और यहाँ अपन इसको बोल देंगे, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल वेग। अब सुसाइडल वेग तो आपको पता, अपने बहुत ही इजी पढ़ा था, क्या, लाइसोसोम। तो अपना यहाँ राइट आंसर क्या जाएगा, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अपन क्या। तो आज के क्वेश्चन यही कंप्लीट करते हैं अपन। तो अपन अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे कल इवनिंग में। तो सभी बच्चे, आपको ये मटेरियल हमारे अबेकस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको लाइव क्लास लेनी है तो आप हमारे अबेकस एकेडमी की वेबसाइट www.abacusacademy.in पे भी लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन मटेरियल अवेलेबल करना है तो भी आप अबेकस एकेडमी की जो ईमेल आईडी है उस पर कर सकते हैं। और अगर आपको वीकली मॉक टेस्ट देने हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर है 8432141394, ये अपने मोबाइल नंबर जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे अकेडमी पे आके विजिट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और अगर आपको ऑनलाइन बैचेज लेने हैं इवनिंग में 3 to 7 o'clock तो आप हमारे अबेकस एकेडमी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहाँ से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा।
ठीक है। और आपको ये मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाए, जिन इन सब के लिंक्स हम हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अवेलेबल करा देंगे, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। Sainik School and military schools offline and online courses are available at minimal cost. Jai Hind.